हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो हम अब तक पियाजे वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग की थ्योरी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से गारंटेड है कि क्वेश्चन पड़ेगा और उसकी डेवलपमेंट के जो टाइप हैं और प्रिंसिपल हैं इन पे भी जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, तेजी से खत्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इससे सोशलाइजेशन का मतलब होता है, सिंपली चीज समझो कि अपने आप को समाज में जोड़ना। समाज में जोड़ने का मतलब जो भी उनके रूल एंड वैल्यूज होती है, जो भी उनके फैक्ट होते हैं, यानी कि सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन, या फिर उनकी जो भी उम्मीदें होती है, हम उन सबको फॉलो करें और उन पर खरे उतरे। वही क्या कहलाएगी? सोशलाइजेशन कहलाती है। डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है इसकी कई बार। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर फीचर की बात करें तो वही सारी चीज मैंने जो भी बताई है कि बेसिक डिसिप्लिन, हम समाज में रहना सीख जाएं, लोगों के साथ घुलना मिलना सीख के फॉर्मल इनफॉर्मल बिहेवियर सीख जाएं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग फेज मतलब जन्म लेती। तो सबसे पहले दो तरीके के एजेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ऑप्शन में ना कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि एक साथ ये, जैसे ये सारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, इन सब से हम समाज के जो घुलना मिलना सीखते हैं। जैसे सबसे पहला फैमिली, फिर एजुकेशन, फिर रिलीजन, पीयर ग्रुप यानी कि दोस्तों का वो हो गया हमारा। इकोनॉमिक स्टेटस, किस तरीके का हमारा स्टेटस है उसी तरीके के लोगों के साथ बैठना उठना बैठना करेंगे। लॉ ऑफ सोसाइटी, लैंग्वेज और मीडिया, क्योंकि मीडिया भी हमें जो कुछ सिखाती है, जो कुछ बताती है, वो हम पढ़ते हुए चलते रहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें कई बार ऑप्शन आ जाते हैं इस तरीके से कि इनमें से कौन सा प्राइमरी एजेंट है, तो जिसमें फैमिली दिखेगा, फैमिली वाला प्राइमरी में ही आएगा। ठीक है, फैमिली हमेशा प्राइमरी में है, उससे अलग बाकी ये सारी चीजें सेकेंडरी में आएगी। ठीक है, सबसे तो प्राइमरी क्या है? फैमिली। क्यों? क्योंकि जब बच्चा शुरुआत में सीखता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, वो बाहर के लोगों से और किसी से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता। एजुकेशन उसे बाद में मिलेगी, धर्म का उसे पता ही नहीं है। दोस्त जब बनाएगा, जब बोलना शुरू करेगा, इकोनॉमिक स्टेटस का उसे क्या लेना देना, उसे तो वही अपना खिलौने विलौने चाहिए, बस इतना काफी है। तो इसलिए सबसे प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगा फैमिली, और उसके अलग बाकी कुछ भी दे दे इनके साथ में तो वो आएगा सेकेंडरी में। ठीक है, डायरेक्ट यही पूछने के लिए आ जाता है कई बार। तो बस इतना सही था, और इससे ज्यादा सोशलाइजेशन वाले में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये ऐसा टॉपिक है कि इसे सिर्फ सीडीपी में न जोड़ के तुम इसे एनसीएफ में भी पढ़ोगे, एनईपी में भी पढ़ोगे, और मतलब एक तरीके से ये कह लो कि ये ना सीटेट की जड़ है। ठीक है, अगर तुमने इसे अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब तुम बहुत सारे टॉपिक आराम से एलिमिनेट करते हुए चलते रहोगे। अब इसमें क्या क्या चीज होती है? चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब से पहले हम कैसी एजुकेशन पढ़ते थे? टीचर सेंटर वाली। ठीक है, टीचर सेंटर का क्या होता है? टीचर है, लर्नर है, वो क्या कर रहा है? टीचर ज्ञान से भरा हुआ माना जाता था, और वो अपना जो भी उसके पास ज्ञान है वो अपना एक लर्नर तक पहुंचाता था। ठीक है, जैसे ये टीचर है और ये अपना लर्नर को ज्ञान प्रोवाइड करा रहा है, बस इतना सा काम करता था, ये होता था टीचर सेंटर। लेकिन अब क्या कर दिया? टीचर सेंटर में मतलब मेन फोकस किस पे होता था? टीचर पे होता था। और दूसरा, बच्चे को कैसे समझते थे कि ये एक एम्प्टी वेसल है, यानी कि खाली बर्तन की तरह है, इन्हें कुछ नहीं पता है, जो कुछ मैं बताऊंगा यानी कि जो भी टीचर उन्हें बताएगा वो उनके लिए सही माना जाता था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं चाइल्ड सेंटर पे, तो चाइल्ड सेंटर में किस किस चीज पे फोकस करा गया है? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझ लेना, क्योंकि ये हर एक हिंदी इंग्लिश मैथ सब में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें? सबसे पहली चीज, फोकस ऑन चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस। करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इतना मत सिखाओ कि बस वो पढ़ रहा है। ठीक है, उसे जो होगा क्या करो, उसकी जो एक्सपीरियंस और करंट लाइफ, जैसे हम आज के भी टॉपिक में हम पढ़ते हैं, क्या रिलेट कर दिया? करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब बच्चे को ना एजुकेशन को उसके करंट टॉपिक से भी रिलेट करते हुए चलाते रहो, ताकि उसके लाइफ में वे काम आए। ठीक, सेकेंडली चीज क्या होता है? बच्चे को सेंटर में रखो। बच्चे को सेंटर में रखने का मतलब ये नहीं है कि गोला बना के सेंटर में रख दो। बच्चे को सेंटर में रखने का मतलब है कि जो भी उसकी नीड्स है, जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उन सबको सबसे पहले प्रायोरिटीज दो। ठीक है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना जो करिकुलम है, अपना पढ़ाने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को तैयार करो। ठीक, उसके बाद क्या चीज दी? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि
बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वे अपनी जो स्किल है, जो भी उनमें कुछ ना कुछ एक आधी बेस्ट चीज़ होती है। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसकी स्पोर्ट्स की स्किल को बढ़ाओ, ठीक है? तो उस स्किल पे फोकस करो बच्चे की जिसमें वो बेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, ये वही बात हो गई कि बच्चों की जो भी पसंद है, उसे सबसे पहले सपोर्ट करना है। अगर वो खेलना चाहता है तो उसे खेलने दो, पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो। हमें क्या करना है ना, टीचर को सिर्फ एक फैसिलिटेटर बनना है। टीचर को एक डिक्टेटर नहीं बनना कि भाई तुम्हें ये मेरा सब्जेक्ट, अगर मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो तुम्हें मैथ में ही अच्छा बनना है, ऐसा काम नहीं होने का। अगर मान लो एक बच्चा है, उसे मैथ पसंद ही नहीं है, मत पढ़ाओ। मतलब मत पढ़ाओ नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि उसे इस तरीके से पढ़ाओ कि उसे फोर्स मत करो। समझाओ, अपनी तरफ से तो बेस्ट दो, ठीक है? बच्चे को अगर कहीं डाउट आ रहा है अपनी तरफ से समझाओ, लेकिन ये मत कहो भाई तुझे मैथ ही पढ़ना है, परमानेंट मैथ ही पढ़, ऐसे नहीं करना। अगर उसका इंटरेस्ट एसएसटी में ज़्यादा है तो हो सकता है वो आगे जाके एसएसटी ले ले। तो अपना काम करो, और लेकिन उस पे थोपो मत, ये काम करना है, ठीक है? और इसके लास्ट पॉइंट क्या है, चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंटली इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो सबकी इसने क्या बताया कि हर एक चाइल्ड की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए चलता है। ये नहीं है कि सब बच्चों को एक बराबर मान लो कि भाई हमारी क्लास में 20 बच्चे तो 20 के 20 होशियार होंगे या 20 के 20 बुद्धू होंगे, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं होता। अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। तो प्रोग्रेसिव स्कूल को ना चाइल्ड सेंटर की एक तरीके की जड़ मानी जाती है। इसका मेन पॉइंट क्या क्या है, इसमें पहली चीज होती है प्रोग्रेसिव का लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है? यानी कि ये किसे प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जो कुछ भी करना है करके सीखो। ये नहीं है भाई थ्योरी तुमने पढ़ ली, प्रैक्टिकल तुम कर नहीं रहे, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो वो वाला मैटर खत्म हो गया। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है जो भी कुछ पढ़ो, जो भी कुछ करो, उसे एक्सपीरियंस करो, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चे की पढ़ाने की कि वो प्रॉब्लम सोल्व करे, ठीक है? और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि वो बहुत काफ़ी हद तक डाइवर्स होकर सोच सके, सिर्फ एक लिमिटेड सोच में ना रहे, ठीक है? और अलग अलग अप्रोच लगाकर अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल होनी चाहिए। हमें ऐसी एजुकेशन देनी है जो उसके लाइफ लॉन्ग तक काम आए, उसकी सोशल स्किल पे काम आए। सिर्फ ये नहीं है कि बस किताब पढ़ ली। जैसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही एक ही बात बोलते हैं कि यार हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, काम तो कहीं आने के नहीं। तो अब क्या करने लग रहे हैं एनईपी में भी और इन सब में भी कि प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ा जाए उसे, ठीक है? और कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। इसका मतलब क्या होता है कि ताकि उन्हें ग्रुप में रहने की आदत पड़ जाए, लोगों के साथ घुलने मिलने की आदत पड़ जाए। मैंने कहा था ना कि रियल लाइफ से जोड़ना है, तो इससे एक एस्पेक्ट और क्या आ जाएगा कि उसे सोशलाइजेशन की भी प्रोसेस समझ में आने लग जाएगी। ग्रुप वर्क करेंगे, लोगों के बीच घुले मिलेंगे, उनसे बातचीत करनी आएगी, हेल्प करनी आएगी। कुछ दूसरे बच्चों को आता होगा, कुछ उन्हें आता होगा, आपस में शेयर करेंगे, तो ये सारे काम करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। इससे उनकी सोशल स्किल को बढ़ेगा। और डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक। ये वाली चीज़ तो जहाँ भी दिख जाए, क्या अगर इसकी चीज़ बात हम करते हैं, कौन कौन सी, भाई सिर्फ टेक्स्ट बुक के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। कहीं भी दिख जाए टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, काट दो उस ऑप्शन को। दूसरा, रोट लर्निंग मेथड यानी कि रटने वाला तरीका, काट दो, ठीक है? टीचर सेंटर काट दो, ठीक है? और अगर कोई भी नेगेटिव टर्म, ये वाली चीज़ आएगी, इन्हें काट दो। और अगर किस किस चीज़ों को फोकस देना है, भाई लर्निंग बाय डूइंग, जो भी जितना भी प्रैक्टिकली करके सीख जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है? बच्चों की प्रायोरिटी दो, बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है उसे सबसे पहले सुनो, ठीक? और उसे सोशल स्किल पे फोकस दो। सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की वो भी कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी हमने, ठीक? तो ये सारी आएगी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। और ये सबसे मेन टॉपिक है, ये आपको सिर्फ सीडीपी में नहीं, हिंदी, इंग्लिश या और सब में भी ये मिलेगा। आपको क्या आने चाहिए ऑप्शन, मैंने बता दिया कौन कौन से। अगर आ जाए, रोट मेथड आ गया, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड आ गया, लर्निंग मेथड आ गया, या पनिशमेंट वाला आ गया, या ये सारी चीज़ें आ गई, तो इन्हें तो बिल्कुल देखते ही हटा देना। ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं बिल्कुल भी सही। और सही कौन कौन से होंगे कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखे, ठीक है? उसकी सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी जो भी पसंद है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, और उस पे कोई भी फोर्स ना लगाई जाए, यानी कि फोर्सफुल कोई भी अपना डिसीजन ना सौंपा जाए। जो उसका मन कर रहा है उसे उस तरीके से करना जाए, फ्री छोड़ दे, ठीक है? हमें गाइड करना है, जैसे वाइगोत्स्की कहता था ना, क्या करना था, स्कैफोल्डिंग। हमें सिर्फ टेम्पररी हेल्प देनी है, हमें उस पर दबाव नहीं डालना है। अब इसमें कुछ अलग अलग, जैसे जॉन डीवी आए थे, जॉन डीवी ने इनके बारे में बोला है। सबसे पहले जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर जो है वो जॉन डीवी को ही बोला जाता है, ठीक है? तो इसे पढ़ते हैं। 1894 में इन्होंने शिकागो में अपना एक वो खोला था, स्कूल खोला था, और उसी में अपना प्रिंसिपल दिया था लर्निंग बाय डूइंग का, ठीक है?
तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारे इन्हीं के ही हैं। दूसरा इन्होंने बताया था डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि लोकतांत्रिक रिलेशनशिप। लोकतांत्रिक का मतलब बच्चे ये ना हो कि भाई शांति से बैठा है, उसकी सुनी नहीं जा रही, उसकी भी बात सुनी जाए, टीचर अपनी भी बताए। तो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप होने चाहिए। और चाइल्ड का हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। हेड एंड हार्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके सिर और उसे बचाओ, इसका मतलब क्या होता है उसके दिमाग के विकास पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। और उसकी हार्ट का मतलब है उसकी जो आत्मसम्मान है, उन्हें ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसा मुद्दा ना मतलब ऐसा काम ना करे कि भई तुम उसे अलग से लेबल कर रहे हैं या उनके कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वाले काम भी नहीं करने हैं, ठीक है? अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्निंग सेंटर अप्रोच। तो टीचर सेंटर से इन्होंने लर्नर सेंटर अप्रोच की तरफ फोकस करा था, ठीक? तो जॉन डीवी बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रूसो की एक इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ यही बता देते हैं कि उन्होंने किस पे अटैक करा था कि जो भी चाइल्ड को एक एविल मानते थे कि ये नहीं यार, ये तो वो होते हैं शैतान बच्चे होते हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे क्या होते हैं, उनकी ऐसी कैपेसिटी होती है, जो भी कुछ हम उन्हें सिखाएँगे वे आराम से सीखेंगे। और इसी चीज़ पे उन्होंने फ़ोकस करने के लिए कहा था, ठीक? उसके बाद बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो, एडम ने बाइपोलर प्रोसेस दी थी एजुकेशन की। बाइपोलर में सिर्फ 2 चीज़ हैं, पहला टीचर और दूसरा स्टूडेंट। किसने दी थी? एडम ने दी थी। बाइपोलर प्रोसेस 2 चीज़ है, एक तरफ टीचर और एक तरफ चिल्ड्रन, ठीक है? और मतलब कुछ नहीं है। और ट्राइपोलर प्रोसेस दी थी हमारे जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कौन थे? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड साइड, और उसने लर्निंग बाय डूइंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और कौन सा दिया? ट्राइपोलर प्रोसेस का। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होगी? ट्राइपोलर प्रोसेस में आएगी तुम्हारा एक तो टीचर, ठीक है, स्टूडेंट और करिकुलम। तो बाइपोलर में टीचर और स्टूडेंट था, लेकिन इसने क्या जोड़ दिया, जॉन डीवी ने करिकुलम को भी जोड़ दिया। इसका मतलब कि जो भी कुछ हमारा लर्निंग मटेरियल होगा और जो भी कुछ हम जिस तरीके से अरेंज करेंगे, वो भी एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक छोटा सा वो टॉपिक है ये, इसे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो, टाइप ऑफ एजुकेशन है तो 3 तरीके की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? जो हम स्कूल में, कॉलेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं, वो हमारी हो गई फॉर्मल। उसके बाद इनफॉर्मल क्या होती है? इनफॉर्मल होती है जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ना जाकर नॉर्मली सीख जाते हैं। नॉर्मली का मतलब भाई घर से हो गया, रेडियो वगैरह, सिनेमा, न्यूज़पेपर, इन सब से पढ़ के, ये सारी हो गई इनफॉर्मल। अब तीसरी आती है नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल क्या होती है? नॉन फॉर्मल होती है, ये मतलब एजुकेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसे किस तरीके के एजुकेशन लेते हैं? इसे लेते हैं जैसे नॉन, उससे कोरोस्पोंडेंस कोर्स हो गया हमारा, ठीक है, और जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू वगैरह हो गई। यानी कि देखो, फॉर्मल में तो हम एजुकेशन लेंगे डायरेक्ट स्कूल में जाकर, ठीक है। नॉन फॉर्मल में हम डिग्री लेंगे, डिग्री के साथ एजुकेशन करेंगे, लेकिन हमें स्कूल में ज़्यादा जाने आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इनफॉर्मल क्या होगा कि इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं, इसका डायरेक्ट लेना देना किससे है? सिर्फ नॉलेज से, कि हम कहीं से भी कैसे भी मतलब किसी दोस्त से, पेरेंट्स से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वे सारी क्या आएगी? इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।